नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 3। और आज जो है हम आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कब किया गया था, या नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया। तो नेपाल में राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया था, जब नेपाली संविधान सभा ने राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त करने और नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का फैसला लिया था। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया। तो नेपाल में राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेपाल में संविधान कब लागू हुआ था। तो नेपाल में संविधान लागू हुआ था 2015 में। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं। तो लिट्टे, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी कि लिट्टे का जो पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी कि ये जो है एक तमिल राष्ट्रवादी संगठन था जो 1980 से 2009 तक श्रीलंका में सक्रिय था। यानी कि ये जो है एक आतंकवादी संगठन था, ये भी आपको याद रखना है। यह एक प्रमुख आतंकवादी संगठन था जो तमिलों के लिए एक अलग राज्य तमिल ईलम की मांग करता था। लिट्टे को 1970 के दशक में बेलुपिल्लई प्रभाकरण ने स्थापित किया था। तो ये है लिट्टे के बारे में। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, और इसकी स्थापना जो है 1970 के दशक में बेलुपिल्लई प्रभाकरण ने की थी। और ये जो है एक आतंकवादी संगठन था, ये भी आपको याद रखना है, जो कि तमिल लोगों के लिए तमिल ईलम की मांग करता था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं दोनों, जो कि आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। हालांकि लिट्टे के बारे में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क करके चलना और इसे जो है जरूर याद करके चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेपाल में राजतंत्र की को कब समाप्त किया, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। तो दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग है। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यानी कि श्रीलंका जो दक्षिण एशिया क्या है कि दक्षिण एशिया जो है एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग है। यानी कि ये जो है भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलग है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। और इन सभी देशों में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। आप जानते हैं भारत में जो है इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, यानी कि इसमें जो है काफी सारे धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, कुछ थोड़े बहुत मुस्लिम भी हैं, नेपाल में भी काफी सारे लोग हैं, इसमें बौद्ध भी हैं। तो इसमें जो है काफी सारे धर्म के लोग रहते हैं। अब आगे आता है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था और यह राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया था। यह परीक्षण शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और इसका जो कोड नेम क्या था वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि स्माइलिंग बुद्धा कोड नंबर क्या था, किसका था। तो वो जो है पहले परमाणु परीक्षण का था, और ये कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के पोखरण जगह पर हुआ था। और ये परीक्षण जो है शांतिपूर्ण विस्फोट से किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है आप जानते हैं कब किया गया था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है
वो किया गया था आपका कब? तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था आपका 1998 में। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, जो कि राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षेस से आप क्या समझते हैं, यानी कि दक्षेस या सार्क क्या है? तो दक्षेस, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यह संगठन आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन 1 नंबर में। आगे आता है दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन वही हो गया आपका इसमें, यानी कि ये हमें इसमें आ गया। अब आता है दक्षेस के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो दक्षेस के सदस्य देश 8 हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इसके जो है कितने देश हैं? 8 देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और इसका पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सार्क तथा साप्ता का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, और साप्ता का पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये इसका पूरा नाम है, यानी कि जो सार्क है, सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और साप्ता का पूर्ण नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है या फिर 8 नंबर में। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो फिलहाल में ये आपसे सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। हालांकि जब आपसे कोई क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको उसमें 10 या 20 शब्द लिखने होते हैं। अगर आप इतना लिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जो है आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा गया है। उसमें आपको दिया हुआ होता है कि ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपको इतने शब्दों में लिखना है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको इतने शब्दों में लिखना है, और 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपको इतने शब्दों में लिखना है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के 2 प्रमुख कारण जातीय भेदभाव और राजनीतिक असमानता थी, जिसमें जातीय भेदभाव में सिंहली समुदाय को देश में अधिक अधिकार और अवसर दिए गए थे, जबकि जो तमिल समुदाय को उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यानी कि श्रीलंका में उस समय 2 समुदाय ज्यादातर रहा करते थे, जिसमें सिंहली और तमिल लोग थे, जिनमें बहुसंख्यक जो वर्ग था वो सिंहली समुदाय था। इसीलिए उनको जो है ज्यादा अवसर दिए गए थे, और जो तमिल लोग थे वो जो है कम लोग थे, उनकी सरकार नहीं थी वहां पर। तो इसीलिए जो सिंहली समुदाय के जो लोग थे वो जो है तमिल समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया करते थे, उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म पर के आधार पर उनके साथ भेदभाव भी होता था। अगली जो इसका कारण है, यानी कि जातीय संघर्ष का या श्रीलंका में इसके जातीय संघर्ष का अगला जो कारण है वो है राजनीतिक असमानता। तो सिंहली सरकार ने तमिल समुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोका, जिससे उन्हें अपनी आवाज उठाने का और अपनी मांगों को रखने का अवसर नहीं मिला था। तो ये 2 कारण थे श्रीलंका में जातीय संघर्ष के। तो ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और अभी आगे इसमें आता है भाषा और संस्कृति, यानी कि उसी में जो एक पॉइंट हमने और ऐड किया है, जो कि आपसे 5 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है, भाषा और संस्कृति के मुद्दे भी जातीय संघर्ष को बढ़ाने में सहायक रहे। सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, जिससे तमिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कम अवसर मिले थे। यानी कि तो जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ तो उसमें जो है भाषा और संस्कृति को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा।
क्योंकि सहेली समुदाय के लोग ज्यादा थे तो उसी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, जिसके कारण जो तमिल लोग हुआ करते थे उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कम अवसर मिला करता था। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया के सबसे 2 बड़े देशों के नाम बताइए, तो उसमें आपको बताने हैं भारत और पाकिस्तान। और यदि आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम क्या हैं, तो वो है मालदीव और भूटान। तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश मालदीव और भूटान है। मालदीव क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है, जबकि भूटान क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन से हैं, तो भूटान और मालदीव हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो मालदीव है और उसके बाद भूटान ये आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो भारत है। ये आपको भी याद रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, साप्टा क्या है, यह कब अस्तित्व में आया। तो साप्टा जिसका अर्थ है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए 2004 में अस्तित्व में आया था और 1 जनवरी 2006 को ये प्रभावी हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं कि अस्तित्व में कब आया, तो 2004 में आया। प्रभावी कब हुआ, 2006 में हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साप्टा ये किसका सहयोग संगठन है, तो ये जो है सार्क का एक सहयोग संगठन है, जो कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में व्यापार को लेकर ये आसान बनाने के लिए किया गया था। अब आता है साप्टा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए। तो साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर 2004 में हुए थे। यह दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर था, जो 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो वो जो है 2004 में हुए और ये जो है लागू कब हुआ, तो 2006 में लागू हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये याद रखने हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सार्क की स्थापना कब हुई और इसका पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। तो सार्क का इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। तो ये आपके 2 नंबर पूरे हो गए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश किस प्रकार अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से एक स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, जिसे 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में बांग्लादेशी लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अंततः बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता प्राप्त की। शेख मुजीबुर रहमान को देश का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश का जब ये आजाद हुआ तो उसका पहला राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान को देश का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। ये आजाद कब हुआ, 16 दिसंबर 1971 को ये आजाद हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण कश्मीर विवाद और सीमा पर आतंकवाद। ये सीमा पार नहीं बल्कि सीमा पर आतंकवाद, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कश्मीर विवाद के बारे में। तो यह विवाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से जारी है, जब जम्मू और कश्मीर रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा गया था। कश्मीर जो रियासत थी एक, उसको जो है इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। रियासत के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने राज्य में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी सेना भेजी और युद्ध छिड़ गया। यह विवाद आज भी जारी है और दोनों देश राज्य की सीमा रेखा, नियंत्रण रेखा जिसे हम LOC पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि जो है कई बार संघर्ष होता है। और उस समय जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था तो उसने जो है थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर का हड़प लिया था, जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाक अधिकृत
अधिकृत कश्मीर किसे कहते हैं, तो वो जो है पीओके को ही कहते हैं, जो 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके हड़प ली थी। अगला जो आता है आपका इसमें सीमा पर आतंकवाद। तो सीमा पर आतंकवाद, पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगा है, जिसमें आतंकवादी समूहों को भारत में घुसपैठ करने और हमले करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत ने कई बार पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान जो है भारत में बार बार आतंकी हमले करवाता रहता है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, तब भी भारत पर जो है कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें भारत के 27 लोगों को उन्होंने जो है मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें काफी सारे लोगों को धर्म पूछकर जो है मारा गया था। आप ये जानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है। तो दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। सार्क दक्षिण एशिया के लोगों को एक साथ काम करने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है, आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है और सदस्य देशों के बीच मित्रता स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी 2 नंबर में ही पूछा जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और दक्षिण एशिया के देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाकर अपने सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना, इसी का उद्देश्य था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण एशिया के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ भारत के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करें। तो दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध काफी जटिल हैं, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू मौजूद हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भारत की विदेश नीति, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। कुछ देशों के साथ भारत के संबंध काफी मधुर हैं, जबकि कुछ के साथ संबंध तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तो ये हैं सबसे पहले आपके सकारात्मक पहलू, जिनमें सबसे पहला आता है आपका पॉइंट क्षेत्रीय सहयोग। तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग और एकीकरण के प्रयासों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। साझी जल संसाधन, कनेक्टिविटी और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये जो है इसके सकारात्मक पहलू हैं। और अभी और हैं, जिनमें आर्थिक विकास, तो भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। व्यापार, निवेश और विकास सहायता के माध्यम से अन्य देशों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। ये इसके सब सकारात्मक पहलू हैं। आगे आता है सामरिक सुरक्षा। तो भारत की सामरिक स्थिति उसे दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानती है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है और आतंकवाद जैसी खतरों से निपटने में मदद कर सकता है। तो ये जो है इसके सकारात्मक पहलू हैं। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक पहलू, जिसमें आता है सबसे पहला सीमा विवाद। तो भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। ये विवाद तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि भारत के जो सीमा विवाद बने हुए हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ काफी ज्यादा बने हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक अस्थिरता। तो दक्षिण एशिया के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, जो आर्थिक विकास को बाधित करती है। भारत को इन देशों में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये इसके नकारात्मक पहलू हैं। अभी दो और हैं जिनमें आतंकवाद। तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद एक प्रमुख खतरा है। भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि भारत पर पाकिस्तान जो है बार बार आतंकी हमले करवाता है और चीन उसका समर्थन करता है पैसे देकर। आगे आता है आर्थिक असमानता। तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक असमानता है। भारत को अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो है इसके नकारात्मक पहलू हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग के प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग के प्रयास, खासकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। और सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं जिनमें अभी हम आपको बता चुके हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई करता है जैसे कि व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद रखना है। इसमें आपसे बेसिकली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों सफल नहीं है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना और स्थिरता में कई कारक बाधा डालते हैं जिनमें सेना की गहरी भागीदारी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। तो इसमें जो है सेना की जो गहरी भागीदारी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि वहां पर जो है वहां की सेना जो है काफी ज्यादा विरोध कर देती है, तो वहां पर जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है सैन्य का प्रभाव, यानी कि सेना का प्रभाव। तो पाकिस्तान की सेना देश में एक मजबूत शक्ति के रूप में रही है जो राजनीति और नीतिगत निर्णयों में अपने प्रभाव को बनाए हुए है। इसने कई बार निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंका है और सैन्य शासन की स्थापना की है जो लोकतंत्र के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। अगला आता है राजनीतिक अस्थिरता। तो पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के बीच गहरी मतभेद और विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष आम बात है। यह राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयासों को बाधित करती है। तो ये क्या है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के जो है असफलता के कारण है। अगले आते हैं आर्थिक समस्याएं। तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी एक कमजोर देश है जो मुद्रास्फीति, घटती मुद्रा और विदेशी भंडार में कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यह आर्थिक स्थिति लोकतंत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि बड़ी बाधा है। और अगला आता है सामाजिक असमानताएं। तो पाकिस्तान में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं व्यापक हैं यानी कि काफी बड़ी हैं। यह सामाजिक विभाजन लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। अगला आता है न्यायपालिका का राजनीतिकरण, यानी कि ये जो है इसमें न्यायपालिका का राजनीतिकरण। तो न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित करने के प्रयास लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। आगे आता है शिक्षा की कमी। पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है जो नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने में बाधा डालता है। और इन कारकों के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना और स्थिरता में बाधाएं आती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता होती है जो एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र प्रणाली की स्थापना में मदद कर सकें। तो ये सभी जो है लोकतंत्र यानी कि पाकिस्तान की लोकतंत्र में असफलता के कारण है, इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाता है। तो अब ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।
सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।